हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 से 24 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। यदि आप सभी का सोशल साइंस का पेपर हो चुका होगा तो इस वीडियो को देखकर आप अपना आंसर की मिला सकते हैं। यदि आपका पेपर होना अभी बाकी है तो आपके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि यही है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। सेम टू सेम यही पेपर आप सभी को हाई स्कूल में देखने को मिलेगा। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का सेंटअप एग्ज़ाम के साथ साथ मेन बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बढ़िया से बढ़िया कराई जा सके। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वियना जो सम्मेलन है ये कब हुआ था। दोस्तों, बात है सन 1815 ईस्वी की, जब वियना कांग्रेस हुआ था और इसे ही वियना सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ सन 1815 ईस्वी में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से लिया गया है कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, या इसी सवाल को पूछा जाता है कि रक्त और लौह नीति का नारा किसने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे मेजनी, बिस्मार्क और यहाँ पे नेपोलियन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ बिस्मार्क। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सेडेवा या सेडान का युद्ध सन 1870 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। ठीक उसी के एक वर्ष की बात है, यानी सन 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ सन 1871 ईस्वी में। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जालबेरिन शुल्क संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी और इस संघ की जो स्थापना है ना जी, सन 1834 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा सन 1834 ईस्वी में। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। देखिए, यंग इटली का संस्थापक कौन था या यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए और यंग यूरोप नामक शब्द यदि आ जाए तो देखते ही आप मेजनी नामक क्वेश्चन का चयन कीजिएगा, यही आपका सही जवाब होगा। उसके बाद में कहता है कि शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो, यह किसकी नीति थी। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन 6 का सही जवाब होगा वो मेटरनिख का नीति होगा। मेटरनिख मानता था कि शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो, यही नीति मेटरनिख ने अपनाया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। आप सभी को बता दें कि यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है ना जी, ये यूनान देश को कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ यूनान। उसके बाद में कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। अभी अभी हम आप सभी को बता रहे थे कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो सन 1871 ईस्वी में हुई थी और सन 1871 ईस्वी में जर्मनी का भी एकीकरण हो गया था। अगला सवाल है कि कहाँ के शासक को जार कहा जाता था। यदि आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि रूस के शासक को जार कहा जाता था और वहाँ पे उस समय में जार निकोलस द्वितीय का शासन था। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ रूस। अगला सवाल कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। आप सभी को बता दें कि सन 1818 ईस्वी की बात है, जब जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हो गया था। तो यहाँ पे हमसे सन पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 1818 और जगह पूछा जाएगा तो जर्मनी हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है कि सी हुआंग टी कान कौन थे। देखिए, यह एक चीन राजवंश के राजा का नाम है, सी हुआंग टी कान, और ये चाइनीज भाषा का नाम है, इसलिए चीन राजवंश का राजा हो जाएगा। अगला सवाल के 12 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था। देखिए,
हुआ हुआ आंदोलन भी एक प्रकार का क्रांतिकारी आंदोलन था और इसके जो नेता थे ना जी, ये थे हु इन्नफ हुसी थे। यदि पूछा जाएगा कि हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे, तो हु इन्नफ हुसी थे। यह कैसा आंदोलन था? तो ये था दोस्तों क्रांतिकारी आंदोलन। और ये कब हुआ था? तो सन 1939 में हुआ था और 1939 ईस्वी में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की गई थी। यही है वो 1939 जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो गई थी। अगला सवाल कहता है कि हिंद चीन युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? आप सभी को बता दें, जब हिंद चीन में युद्ध का अंतिम दौर चल रहा था, उस समय में अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है? आज सभी को बता दें कि नवीकरणीय किसको कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिसे हम पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं, जिसको बनाने में कई सौ वर्ष लग जाते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ये सभी के सभी आपका अनवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 15 की ओर बढ़े। क्वेश्चन 15 कहता है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र समुद्री क्षेत्र की देश का अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? आप सभी को बता दें कि 200 एनएम, क्या दोस्तों 200 एनएम कह ले या 200 किलोमीटर कह ले, एक ऐसा क्षेत्र होता है जो समुद्री क्षेत्र का राष्ट्रीय अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। तो राइट सर यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया था। चलिए उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 16 क्या कहता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सन 1992 ईस्वी की बात है, जब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो में हुआ था और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था। तो क्वेश्चन का राइट सर यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अब अगला सवाल देखिए कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारे देश भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ही कहना था कि आज हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 कहता है कि सतत विकास की अवधारणा का संकल्प संबंधित है। देखिए सतत विकास अवधारणा का जो संकल्प है ये किससे संबंधित है? तो ये है बर्टलैंड कमीशन से। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। बर्टलैंड कमीशन से संबंधित है सतत विकास की अवधारणा। फिर कहता है कि उत्तरी भारत का मैदान मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो आप सभी को बता दें कि उत्तरी भारत के जितने भी मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा जी, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद में कहता है कि चाय, कहवा और काजू की खेती किस मृदा में होती है? दोस्तों आप सभी को बता दें कि चाय हो गया, कहवा हो गया और काजू हो गया, तो इस प्रकार के तमाम फसल जो होती है ये लैटेराइट मिट्टी में की जाती है। एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा आपको मैट्रिक इंटर एग्जाम 2024 की भी काफ़ी ही बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी। अगला सवाल कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नकरणीय का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो देखिए पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है आपका अधिक सिंचाई। बहुत सारे बुक में गहन खेती भी देता है, तो आप इसका आंसर देख लीजिएगा। अगला सवाल कहता है कि मेढक के प्रजनन क्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? आप सभी को बता दें कि मेढक की प्रजनन दर को बाधित करने वाला रसायन का नाम है दोस्तों एंड्रीन रसायन। क्या है दोस्तों? एंड्रीन रसायन। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? देखिए सोपानी एक प्रकार का कृषि होता है और ये जो प्रचलित है ना जी, ये उत्तराखंड में प्रचलित है। उसके बाद में कहता है कि किस गोलार्ध में जंतर गोलार्ध कहा जाता है? ये क्वेश्चन ही सही नहीं है, हालांकि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राणियों के शरीर में जल की कितने प्रतिशत मात्रा होती है? आप सभी को मालूम होगा कि इस पृथ्वी पे जितने भी जल पाए जाते हैं उनमें से लगभग 97% भाग जो जल है वो महासागरों में निहित है, और मनुष्य के शरीर में पूछा जाएगा ना जी तो ये आपका 65% होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा 65%।
उसके बाद में कहता है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य में किया जाता है, यानी हमारे देश भारत में जल यानी पानी का ज़्यादातर इस्तेमाल किन कार्यों में किया जाता है, तो वह काम है सिंचाई। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे अधिकतर मात्रा में खेती की जाती है, यही कारण है कि जल का अधिकतर उपयोग खेतों की सिंचाई करने में किया जाता है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 27 काफ़ी ही लाजवाब है और कहता है कि बिहार के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है। आप सभी बता दें, यदि राज्य में पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु को चावल का कटोरा बोला जाता है, लेकिन बिहार के किस जिले में चावल का कटोरा कहा जाता है, तो उस जिला का नाम है रोहतास जिला। उसके बाद में कहता है कि किस नदी द्रोणी के पृष्ठीय जल वार्षिक प्रवाह का सबसे अधिक उपयोग होता है, तो उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद में कहता है कि कृषि का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से होता है, तो आप सभी को बता दें कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं। पहला होती है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं। अब आपका प्रथम जो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र होता है, इसी के अंतर्गत आपका कृषि क्षेत्र आता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, कृषि आएगा प्राथमिक के साथ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 30 को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 30 कहता है कि अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है। पहला ऑप्शन सामंतवादी, साम्यवादी, मिश्रित और पूंजीवादी। तो वहाँ पे आपका साम्यवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी में चला जाएगा। फिर कहता है कि आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या होता है। देखिए, आर्थिक विकास यदि माप करना होगा ना जी, तो सबसे उपयुक्त जो सूचकांक होता है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है, प्रति व्यक्ति आय। अगला सवाल क्वेश्चन 32 को बढ़े। क्वेश्चन 32 कहता है कि कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण आपका कौन सा देश होगा, तो भारत हो जाएगा। फिर कहता है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हो सकते हैं, तो पहला ऑप्शन में दिया है बाढ़, तो ये भी कारण हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, ये भी कारण हो सकता है। और यहाँ पे कृषि में पर निर्भरता, ये भी, तो राइट आंसर यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि वर्तमान झारखंड के जमशेद में लौह इस्पात के कारखानों की स्थापना कब की गई थी। ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। देखिए, शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 1907 ईस्वी में। फिर कहता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसको भी याद रखिएगा, ये 1950 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे एक बार सवाल ऐसे पूछा गया था कि भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं जी, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम आप सभी को सोशल साइंस के फर्स्ट टर्मिनल यानी प्रथम सावधि परीक्षा में पूछे जाने वाले 1 से लेकर 35 तक के तमाम क्वेश्चनों का सलूशन बता दिए हैं। आगे आने वाली पार्ट में हम आप सभी को क्वेश्चन 35 से आगे के तमाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन बताएंगे, जो कि आपके सेंटर के साथ साथ टर्मिनल के एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली हर सब्जेक्ट का टर्मिनल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।